बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है कैटेगरीज ऑफ स्टेम सेल। अच्छा, जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी हमने कैटेगरीज ऑफ स्टेम सेल को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में भी हमने कैटेगरीज को ही डिस्कस करना है। पिछले और इस लेक्चर में जो फ़र्क है, पिछले लेक्चर में हमने स्टेम सेल की टाइप्स को डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस किस बुनियाद पे कि वो जो स्टेम सेल है वो कितनी वैरायटी के सेल बना सकते हैं। टोटीपोटेंट वो सेल थे जो हर किस्म की वैरायटी के सेल बना सकते हैं। प्लोरीपोटेंट जो बहुत सारी वैरायटी के सेल तो बना सकते हैं लेकिन सारी वैरायटी के सेल नहीं बनाएंगे। कुछ वैरायटी ऐसी होंगी जो प्लोरीपोटेंट नहीं बना रहा होता है। मल्टीपोटेंट सिर्फ एक फैमिली या एक ग्रुप के सेल बना रहे होते हैं। ओलिगोपोटेंट होते हैं जो सिर्फ एक या 3-4 वैरायटी के सेल बना रहे होते हैं। और यूनिपोटेंट वो स्टेम सेल्स होते हैं जो सिर्फ एक ही वैरायटी के सेल बनाते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज हमने डिस्कस करना है कि ये जो स्टेम सेल है जब हम अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं या किसी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो ये स्टेम सेल आएंगे कहाँ से, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कि इन स्टेम सेल को लिया कहाँ से जाएगा। सबसे पहले मेजर कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो पहली जो हमारे पास कैटेगरी है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये इसका एब्रीवेशन है ESCS, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। क्लियर। सबसे पहले ये नाम से जाहिर है कि ऐसे स्टेम सेल जो किससे लिया जाए, एम्ब्रियो से लिया जाए। एम्ब्रियो होता क्या है कि जब जैसे हम ज़्यादातर ह्यूमंस के लिहाज से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर जो सेल बनता है डेवलपमेंट के दौरान वो जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट के अंदर जब सेल डिवीजन शुरू हो जाती है तो जो सेल डिवीजन है जो आगे बढ़ती जाती है नंबर ऑफ सेल में इजाफा होता जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे पास पूरा इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। क्लियर। तो जाइगोट और पूरा इंडिविजुअल डेवलप होने के दरमियान जितनी भी स्टेजेस हैं उन स्टेजेस पर जो ह्यूमंस हैं वो एम्ब्रियो कहलाएंगे। यानी ये भी ह्यूमन एम्ब्रियो है, ये भी ह्यूमन एम्ब्रियो है, ये भी ह्यूमन एम्ब्रियो है, यानी ये सारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं। क्लियर। हमारे पास इसी तरह जब डेवलपमेंट शुरू होती है तो एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं मैस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। मैस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, मैस ऑफ ब्लास्ट। अच्छा, ये वो स्टेज है जब ह्यूमन एम्ब्रियो ने माँ की यूट्रस के साथ, यूट्रस वो जगह होती है जहाँ माँ के अंदर बच्चे ने डेवलप होना है, तो इस स्टेज के अंदर माँ की यूट्रस के साथ अब एम्ब्रियो ने अटैच होना होता है। ठीक है, मैस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, बेसिकली हमारे पास ये सारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं। हम जब डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं तो एम्ब्रियो की मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस होती हैं। जो अर्ली स्टेज है उनमें से एक है मैस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट की। क्लियर। हम क्या करते हैं कि जो मैस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अब जाइगोट टोटीपोटेंट है लेकिन हम क्या करते हैं मैस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट पर जब एम्ब्रियो पहुंच जाता है तो इससे सेल लेते हैं, क्योंकि इस सेल स्टेज के ऊपर जो हमारे पास सेल्स, जो स्टेम सेल्स होते हैं वो प्लोरीपोटेंट होते हैं। अब प्लोरीपोटेंट का फ़ायदा क्या होता है कि इससे बहुत सारी वैरायटी के सेल बनाए जा सकते हैं। क्लियर। तो बहरहाल जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आर ड्राइव्ड, ये कहाँ से लिए जाएंगे? फ्रॉम द इनर सेल मैस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्योंकि हमारे पास ये जो सेल का ग्रुप बना है इसके इनर पार्ट्स हमेशा इनर पार्ट से सेल क्यों लिए जाएंगे? उसकी वजह यह है कि इसके इनर पार्ट के सेल से ही किसी ह्यूमन ने डेवलप होना है, किसी इंडिविजुअल ने डेवलप। जो बाहर के सेल्स होते हैं इससे तो प्लेसेंटा वगैरह बनता है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है, वो कवरिंग है जो डेवलपमेंट के दौरान जब माँ के पेट में बच्चा डेवलप हो रहा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, उसको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने के लिए बनाया जाता है। तो लेकिन आम तौर पे इस मैस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट में जो अंदर वाले सेल हैं ये एम्ब्रियो बनाते हैं, इन्होंने आगे पूरा इंडिविजुअल बनाना होता है। तो इस वजह से ये जो सेल लिए जाते हैं वो इनर सेल मैस से लिए जाते हैं, इनर से यानी अंदर की तरफ से लिए जाते हैं। और ये जो सेल हैं ये प्लोरीपोटेंट होते हैं। प्लोरीपोटेंट का मतलब क्या है कि बहुत सारी वैरायटी के सेल इनसे बन सकते हैं, मीनिंग दैट दे कैन डिफरेंशिएट टू नियरली ऑल टाइप्स ऑफ सेल इन द बॉडी। इंपॉर्टेंस क्या है? चूंकि इनके अंदर डिफरेंशिएशन पावर बहुत हाई है, बहुत सारी कैटेगरी के सेल बना रहे हैं। लिवर के सेल बन सकते हैं, ब्रेन के सेल बन सकते हैं, आई के सेल बन सकते हैं, स्टोमिक के सेल, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी आप ये समझ लें ह्यूमन बॉडी के तकरीबन ऑलमोस्ट हर कैटेगरी का सेल इन प्लोरीपोटेंट से बन सकता है। तो इस वजह से जब हमने रिसर्च करनी हो
लिवर सेल पर, तो प्लोरीपोटेंट को लिवर सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब हमने रिसर्च करनी हो हार्ट सेल्स के ऊपर, प्लोरीपोटेंट से हार्ट सेल बनाए जा सकते हैं। या हमें हार्ट की डिजीज़ को ठीक करने के लिए हमें हार्ट के सेल चाहिए, ब्रेन के सेल चाहिए, लिवर के सेल चाहिए, तो वो सारे के सारे जो सेल हैं वो इन प्लोरीपोटेंट सेल से बनाए जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस के दे हैव हाई डिफ्रेंशिएशन पोटेंशियल, तो इनके अंदर डिफ्रेंशिएट होने की, इनके अंदर स्पेशलाइज होने की और मुख्तलिफ वैरायटी के सेल में स्पेशलाइज होने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, मेकिंग देम एक्सट्रीमली वर्सटाइल। और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा वैरायटी वाले हैं फॉर रिसर्च और थेरेपीज़। यानी कोई रिसर्च में बहुत सारी कैटेगरी की रिसर्च होती हैं और थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारे ऑर्गन के ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत सारी वैरायटी की रिसर्च और ट्रीटमेंट में ये सेल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या इस टेक्नोलॉजी को हम बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इखलाकी तौर पे, एथिकल कंसर्न का क्या मतलब है, इखलाकी तौर पे ये बात ठीक नहीं है कि हम ह्यूमन एम्ब्रियो से सेल लें। क्योंकि ह्यूमन एम्ब्रियो से सेल लेने का मतलब ये है कि ह्यूमन एम्ब्रियो को डैमेज करना, उसको ज़ाया करना। और एम्ब्रियो को ज़ाया करने का मतलब है कि इंसान का एक बच्चा हम ज़ाया कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है ये अखलाकी तौर पे किसी लिहाज से भी ठीक नहीं हो सकती कि हम अपनी रिसर्च को ठीक साबित करने के लिए एक बच्चे को, एक इंसान को ज़ाया करें। क्लियर? तो इस वजह से सबसे पहली चीज़ एथिकल कंसर्न्स कि अखलाकी तौर पे ये टेक्निक सूटेबल नहीं है। तो यूज़ ऑफ एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो को इस्तेमाल करना अखलाकी तौर पे ठीक नहीं। फिर दूसरा, जो प्लोरीपोटेंट सेल होते हैं दे हैव हाई सेल डिवीजन पावर। हमारे पास जो सेल्स होते हैं टोटीपोटेंट, प्लोरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, उसके बाद ओलिगोपोटेंट और यूनिपोटेंट, तो ये स्टेजेस हैं मुख्तलिफ किस्म की। टोटीपोटेंट में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन की पावर होती है, जो प्लोरीपोटेंट है उसमें उससे कम हो जाती है, लेकिन होती बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद मल्टीपोटेंट में बहुत लिमिटेड सी रह जाती है, ओलिगो में तो बहुत ही लिमिटेड रह जाती है, यूनिपोटेंट में तो ऑलमोस्ट एक दो सेल डिवीजन के बाद वो पावर ही क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जिसके अंदर सेल डिवीजन की पावर होती है तो जाहिर बात है वो अगर खुदा ना खास्ता एबनॉर्मल सेल डिवीजन थोड़ी सी भी हो गई तो ट्यूमर्स बन जाएंगे। ठीक है? और टेराटोमा ट्यूमर्स को कहा जाते हैं। लेकिन आम ट्यूमर और टेराटोमा ट्यूमर में फ़र्क ये है कि आम जो ट्यूमर होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि फेफड़ों का ट्यूमर बना, तो फेफड़ों का जो ट्यूमर है वो फेफड़ों के सेल ही रखेगा, लंग्स के सेल ही रखेगा। लिवर का ट्यूमर लिवर के सेल रखेगा। लेकिन जो टेराटोमा है, चूंकि ये प्लोरीपोटेंट सेल से बन रहा होता है, तो ये मिक्सचर होता है। इसके अंदर हो सकता है कुछ लिवर के टिश्यू हो सकते हैं इसमें कुछ लंग के टिश्यू। तो हमारे पास एक ऐसा ट्यूमर जो मुख्तलिफ सेल का कॉम्बिनेशन है वो टेराटोमा ट्यूमर कहलाता है। क्लियर? तो ये एक ट्यूमर की एक पहचान। तो जाहिर बात है ये जो प्लोरीपोटेंट सेल है इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इससे ट्यूमर्स बन सकते हैं क्योंकि दे हैव हाई सेल डिवीजन पावर। उसके बाद इम्यून रिजेक्शन का मतलब, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी शख्स को दूसरे शख्स के सेल लगाए जाएं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको रिजेक्ट करता है, उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। इसको हम कहते हैं इम्यून रिजेक्शन। अब हमने क्या किया कि एक प्लोरीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को इस्तेमाल करके हमने कुछ टिश्यू बनाए, हार्ट के टिश्यू बनाए, लिवर के टिश्यू बनाए। अब ये कहाँ से लिए गए? एम्ब्रियो से। और एम्ब्रियो एक डिफरेंट इंडिविजुअल है और इसके सेल को हमने किसी बीमार शख्स को लगाया है तो वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। तो इसका मतलब है कि जब एक इंडिविजुअल से सेल को निकाल के दूसरे में लगाए जाएंगे तो दूसरे की बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब जो एम्ब्रियो से हमने सेल लिया है अब उसने वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल बनना था जो बन नहीं पाया या ख़राब बना है इस प्रोसीजर की वजह से। तो बहरहाल जब हम इससे सेल निकाल के किसी और शख्स को लगाएंगे तो दूसरे शख्स के चूंकि अपने सेल नहीं है इस वजह से इम्यून रिजेक्शन हमेशा रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है इस टेक्निक को इस्तेमाल करने। ये ह्यूमन एम्ब्रियो को इस्तेमाल करना अखलाकी तौर पे ठीक नहीं है। ट्यूमर फार्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है और इम्यून रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये जो टेक्निक है इसको आसानी से हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद एडल्ट स्टेम सेल, इसका क्या मतलब? जैसे मैं एक इंसान हूँ, एडल्ट हूँ, क्लियर? मेरी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कुछ स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। मेरे बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल हैं, मेरे ब्रेन के अंदर कुछ स्टेम सेल्स हैं, मेरे आप कह सकते हैं मसल्स के अंदर कुछ स्टेम सेल्स हैं। अगर उन स्टेम सेल को इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक इंसान के अंदर, जो बिल्कुल जीता जागता इंसान के अंदर पाए जाते हैं,
उनको स्टेम सेल को हम कहते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल्स यानी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई बोन मैरो, फैट्स, ब्लड, तो इनके अंदर आमतौर पे स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। लेकिन ये जो स्टेम सेल्स हैं, जब स्टेम सेल किसी ऑर्गन में पाए जाते हैं तो आमतौर पे या तो मल्टीपोटेंट होते हैं या ओलिगोपोटेंट होते हैं या यूनिपोटेंट होते हैं। ठीक है, मेनली मल्टीपोटेंट होते हैं। जैसे हमारे बोन मैरो में हीमोपाइटिक सेल हैं, वो मल्टीपोटेंट होते हैं। और जो सेल मल्टीपोटेंट होते हैं फिर वो उसी फैमिली के, अब जैसे हीमोपाइटिक सेल एक मल्टीपोटेंट है, अब वो सिर्फ ब्लड के सेल ही बना सकते हैं। उससे अगर आप लिवर के सेल बनाना चाहें वो नहीं बन सकते, उससे आप किडनी के सेल बनाना चाहें वो नहीं बन सकते। प्लूरिपोटेंट को तो ये फ़ायदा था ना कि बहुत सारी वैरायटी के सेल यहाँ सिर्फ एक रिलेटेड फैमिली के सेल बन सकते हैं। तो बहरहाल आमतौर पे जो एडल्ट स्टेम सेल निकाले जाते हैं किसी भी बॉडी से, तो इसके अंदर जो पावर होती है, दीज आर मल्टीपोटेंट। और मल्टीपोटेंट का मतलब यानी मैक्सिमम इनकी मल्टीपोटेंसी होती है। इसके बाद ओलिगो और यूनि भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होती है, मल्टीपोटेंसी होती है। मीनिंग दे कैन डिफरेंशिएट इनटू अ लिमिटेड रेंज ऑफ सेल टाइप्स। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सेल की टाइप्स नहीं बनेंगी, एक सिर्फ फैमिली के सेल बनेंगे, ग्रुप के सेल बनेंगे रिलेटेड टू देयर टिश्यू। और वही टिश्यू जहाँ से वो निकला है, अगर हमने बोन मैरो से निकाला तो ब्लड बना सकते हैं, अगर मसल से निकाला तो मसल के सेल बनेंगे, अगर ब्रेन से निकाला तो ब्रेन के सेल बनेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो भी आप कह सकते हैं जिस ऑर्गन से, जिस टिश्यू से ये सेल निकले हैं, वही टिश्यू आमतौर पे उसी कैटेगरी के सेल बन रहे होते हैं। अच्छा, इसका एक फ़ायदा तो है। पहला फ़ायदा क्या है, इसमें एथिकल कंसर्न नहीं है। आपने जस्ट एक छोटा सा या बड़ा सा ऑपरेशन करना है, उन स्टेम सेल को निकाल लेना है। इसमें पूरी जान, पूरा इंडिविजुअल ज़ाया होने के चांसेस नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदा बड़ा हो सकता है। तो पहली चीज़, यूजिंग दैम इन्वॉल्व लेस एथिकल कंट्रोवर्सी। तो इस पर अखलाकी तौर पे लोग कम एतराज़ उठाते हैं, यानी ये कम मुतनाज़ा है ये टेक्निक। अच्छा, लोअर रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन व्हेन ड्राइव फ्रॉम पेशेंट ओन टिश्यू। अब ये भी पॉसिबल है कि हम पेशेंट के ही टिश्यू से वो स्टेम सेल निकाल के बाद में उनको मुख्तलिफ तरह से मॉडिफाई करके उसी पेशेंट को लगा दें, और जब उस पेशेंट को लगाया जाए तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो। लेकिन जब हम उसी के सेल को निकाल के उसको मॉडिफाई करके जब उसी की बॉडी में लगाएंगे किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, तो इम्यून रिजेक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसी की बॉडी के सेल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल दे हैव लोअर रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन। तो चूँकि, लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल है जब हमने किसी अपने उसी पेशेंट के सेल को निकाल के उसी पेशेंट में इस्तेमाल किए। लेकिन अगर ये हो कि हमने, जैसे आमतौर पे जब किसी को ब्लड कैंसर होता है तो वहाँ बोन मैरो किसी और शख्स डोनर का लगाया जा रहा होता है, तो इस केस में इम्यून रिजेक्शन होगा। यहाँ ये जो लोअर रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन हम उसकी बात कर रहे हैं जब पेशेंट से ही सेल को निकाल के मॉडिफाई करके दोबारा उसमें लगाई जा रहे हो। सबसे पहले इस टेक्निक के ये तो चलो फ़ायदे हो गए, तो एथिकल कंसर्न का कम है, कंट्रोवर्सीज कम है, रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन भी बाज़ केसेस में कम हो जाता है। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है, एक तो इसकी डिफ्रेंशिएशन पोटेंशियल लिमिटेड है। मैंने बताया ना कि सिर्फ एक ही कैटेगरी के सेल बन सकते हैं, जिस टिश्यू से लिए गए वही कैटेगरी के सेल ये बना सकते हैं। दूसरा, इसको बॉडी के अंदर अलहदा करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप सिंपल से रूल याद रखें कि अगर किसी स्ट्रक्चर में 1 लाख सेल होंगे, उसमें से हो सकता है 1 सेल स्टेम सेल हो। अब 1 लाख सेल्स के अंदर से एक सेल को ढूंढना ये बड़ा मुश्किल काम। फिर दूसरा, ये सेल बाकी सेल से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते, और जब 1 लाख सेल के तरह के ही ये सेल होते हैं तो फिर ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। तो और फिर दूसरा, ये आमतौर पे जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर इम्बेड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, तो फिर पूरे टिश्यू को खोल के निकालना पड़ेगा इनको। तो बहरहाल इनको अलहदा करना बॉडी से बहुत ही मुश्किल काम है। इस वजह से इनकी इस टेक्निक की एक लिमिटेशन है। कल्चर, अब हमने डिस्कस किया था टोटिपोटेंट सबसे तेज़ी से डिवाइड करते हैं, प्लोरिपोटेंट में डिवीजन स्लो हो जाती है और मल्टीपोटेंट में डिवीजन और स्लो हो जाता है। चूँकि मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट, यूनिपोटेंट हमारे पास एडल्ट स्टेम सेल के ये लेवल हैं, तो इसमें सेल डिवीजन आमतौर पे इतनी स्लो हो जाती है कि हम लेबॉरेटरी में जब इसको ग्रो करना चाहते हैं तो कुछ सेल डिवीजन के बाद ये डिवाइड करना ही बंद कर देते हैं। जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेल्स या टिश्यू चाहिए होती है वो हमें हासिल नहीं हो रही होती। क्लियर? अच्छा, उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है हमारे पास इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल, या इसको हम सिंपल
iPSC भी कह सकते हैं। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। एक तो चीज ये है कि ये क्या है, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल है, लेकिन ये हमने खुद इंड्यूस किए हैं। हमने क्या किया, एक बॉडी का एक नॉर्मल सेल लिया, कहीं से भी ले सकते हैं, एक स्किन से ले सकते हैं, एक आप कह सकते हैं ब्लड से ले सकते हैं। तो बहरहाल हमने एक सेल लिया, क्लियर। और स्किन से सेल लेना तो क्या ये एथिकल कंसर्न होगा? कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, जस्ट एक छोटी सी अपने बाइट करनी है, वो स्किन का सेल आ जाएगा, एक छोटी सी नीडल लगानी है, ब्लड का सेल आ जाएगा। तो आम बॉडी का जो सेल होते हैं वो सोमैटिक सेल कहलाते हैं। फिर क्या होते हैं, जब वो सोमैटिक सेल आ गया तो उसके अंदर काफ़ी सारे जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, काफ़ी सारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, काफ़ी सारी उसके अंदर चेंजेस लाई जाती हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, उसकी रीप्रोग्रामिंग होती है। उसकी क्या होती है, रीप्रोग्रामिंग होती है। बाद में वही जो सोमैटिक सेल है वो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ एक नॉर्मल सेल से प्लोरीपोटेंट सेल बनाया गया है, इस वजह से ये नाम दिया गया कि इंड्यूस, के हमने एक सेल को मजबूर किया कि वो कौन सा सेल बने, प्लोरीपोटेंट। तो इसका ओरिजिन क्या, ये किस तरह बनाए जाते हैं, दे आर जनरेटेड इन द लैब। तो इनको लेबॉर्ट्री के अंदर बनाया जाता है, और सबसे ज़्यादा हमारी जो रिसर्च है स्टेम सेल से रिलेटेड वो इस पर फोकस करती है, बाय रीप्रोग्रामिंग। क्योंकि हम इसमें रीप्रोग्रामिंग करते हैं। रीप्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है कि जो एडल्ट सोमैटिक सेल्स हैं इनटू आईपीएस, इंड्यूस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल में इसको कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन का वर्ड जीन से रिलेटेड होता है, तो यहाँ जीन को इंट्रोड्यूस करवा के ये रीप्रोग्रामिंग की जाती है, और हमारे पास जो एक आम सोमैटिक सेल है, एक नॉर्मल बॉडी का सेल है, उसको प्लोरीपोटेंट सेल में कन्वर्ट किया जाता है। आगे इसका फ़ायदा क्या है, जो एम्ब्रियोनिक प्लोरीपोटेंट सेल्स हैं उन्हीं की तरह ये बिहेव करते हैं कि बहुत सारी वैरायटी के सेल इनसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ फ़ायदा क्या, यहाँ तो एक पूरे बच्चे को हो सकता है ज़ाया करना पड़े, लेकिन यहाँ कोई बच्चा इस तरह ज़ाया नहीं होता। ये काम सारा चूँकि लेबॉर्ट्री में होता है, इस वजह से यहाँ कोई एथिकल कंसर्न नहीं है, कोई अखलाकी तौर पर गलत बात नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, दे डू नॉट हैव एथिकल कंट्रोवर्सी। तो अखलाकी तौर पे कोई एतराज़ नहीं है इस टेक्निक के ऊपर। फिर दूसरा, अगर हमने सोमैटिक सेल पेशेंट से ही लिया, जैसे मैं कहता हूँ कि एक पेशेंट है, उसका लिवर डैमेज हो गया, ठीक है। अब जाहिर बात है प्लोरीपोटेंट सेल लिवर सेल भी बना सकते हैं, उसमें वैरायटी तो होती है मुख्तलिफ सेल बनाने की। स्किन का सेल लिया पेशेंट का और उसको प्लोरीपोटेंट में कन्वर्ट किया, उसको लिवर सेल में कन्वर्ट किया और लिवर सेल लगा दिया। या किसी को हार्ट डिजीज़ है तो एक सोमैटिक सेल को प्लोरीपोटेंट सेल में कन्वर्ट किया और उसको डिफ्रेंशिएट करके हार्ट सेल बना दिए, अब हार्ट में लगा दिए। अब जब उसकी बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट किए जाएंगे सेल, चूँकि उसकी बॉडी के सेल से ही प्लोरीपोटेंट सेल बने, इस वजह से यहाँ जो रिजेक्शन का रिस्क है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। कैन बी जनरेटेड फ्राम पेशेंट ओन सेल्स। चूँकि हमारे पास ये जो प्लोरीपोटेंट सेल हैं ये पेशेंट के अपने सेल से जनरेट किए जा रहे होते हैं, इस वजह से रिजेक्शन का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर चूँकि इनके अंदर एबिलिटी है बहुत सारे वैरायटी के टिश्यू बनाने की, इस वजह से लिवर डैमेज हुआ तो लिवर के सेल बनाए जा सकते हैं, हार्ट डैमेज हुआ तो हार्ट के सेल बनाए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफर पोटेंशियल फॉर रीजनरेटिंग डैमेज टिश्यूज़। डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम रीप्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा इनके अपने जीन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, म्यूटेशंस आ जाती हैं। और ज़ाहिर बात अगर एक सेल के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो जो काम आप उससे लेना चाहते हैं हो सकता है वो ना हो, ठीक है, हो सकता है वो उस म्यूटेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाए या उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए। तो बहरहाल रीप्रोग्रामिंग के वक्त जो जेनेटिक चेंजेस हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अच्छा, दूसरा मैंने बताया ना, जो प्लोरीपोटेंट सेल है वो तेज़ी से डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं, इस वजह से ऐसे सेल के अंदर ट्यूमर फार्मेशन बनाने की भी सलाहियत होती है कि अगर ये सेल हमने ट्रांसप्लांट कर दिए तो हमें ख़दशा होता है कि कहीं पेशेंट में जाके ये ट्यूमर काज ना करें। दूसरा, एक सिंपल सेल से पहले प्लोरीपोटेंट बनाना, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना सेल को, फिर वो प्रॉपर सेल टिश्यू में कन्वर्ट करना, फिर ये चेक करना कि वो टिश्यू प्रॉपरली बने हैं, और फिर उसके बाद उसको बॉडी में इम्प्लांट करना, ट्रांसप्लांट करना, और फिर वहाँ जाके वो सही काम करें। तो एक सिंपल सेल से इतना बड़ा काम लेना ये कोई आसान बात नहीं। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क कि हमने एक सेल को पूरे टिश्यू में कन्वर्ट करना है
और फिर उस टिश्यू ने सही काम करे वो बॉडी में जाके बगैर किसी रिजेक्शन के, तो ये आसान काम नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये टेक्निक को, इसमें हर स्टेप को हैंडल करना, इस पे बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, एहतियात चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए। तो ये सारे काम होंगे तब जाके इस टेक्निक को हम प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है इसका हर स्टेप बड़ा मुश्किल है प्रॉपर तरीके से हैंडल करना। तो डायरेक्टिंग आईपीएससी के इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल को हम मजबूर करें टू डिफ्रेंशिएट। पहले वो पहले एक सेल है, फिर हमने उससे प्लोरिपोटेंट सेल बनाए, अब फिर हम दोबारा उससे क्या बना रहे हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड सेल है वो बना रहे हैं। और क्या ये सेल फुली फंक्शनल होगा, ये एक बहुत बड़ा टास्क है और स्टिल डिफिकल्ट टू इंश्योर, क्योंकि हमें यकीन, इवन जब हमने उस सेल को इम्प्लांट कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया एक पेशेंट के अंदर, तभी भी हमें यकीन नहीं होता दैट दिस फंक्शन प्रॉपरली, कि वो सही भी काम करेगा या नहीं करेगा, वो 1 साल काम करेगा, वो 6 महीने काम करेगा, वो 2 साल काम करेगा, हमें कोई गारंटी, कोई श्योरिटी नहीं है। तो इस वजह से इस टेक्निक को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमारे पास अब ये 3 टेक्निक हो गई। एम्ब्रियो से ले एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, अगर बॉडी के किसी टिश्यू में जो स्टेम सेल पाए वो निकालें, किसी जीते जागते इंसान से तो एडल्ट स्टेम सेल, लेकिन अगर लेबॉर्ट्री में उनको पहले नॉर्मल सेल से प्लोरिपोटेंट बना के फिर उनसे काम लिया जाए तो ये कहलाती है इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल टेक्निक। तो बहरहाल ये ज़्यादातर जो टेक्निक है, अगेन ये क्लिनिकल ट्रायल्स इनके हो रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस हैं। बहुत कम इनमें से टेक्निक ऐसी हैं जो नॉर्मली या कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में कहा था, बहुत सारी चीज़ें आज से 1000 साल पहले जब इंसान के सामने पेश की जाती, जैसे मैंने मिसाल दी थी, एक मोबाइल है, आपने किसी दूसरे मुल्क में एक शख्स से फेस टू फेस बात करनी है, अगर कोई पहले 1000 साल पहले किसी को बताता भी एक ज़माना आएगा कि एक शख्स हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरे शख्स से फेस टू फेस बात करेगा, तो शायद वो यकीन ना करता। लेकिन जब रिसर्च हुई तो आज ये चीज़ बिल्कुल कॉमनली इस्तेमाल, एक बच्चा है वो भी जानता है कि हज़ारों मील दूर किसी से किस तरह बात की जाती। हो सकता है फ्यूचर के अंदर यही टेक्निक को इस्तेमाल करके ऑर्गन्स बनाए जा रहे हो और ऑर्गन इसी तरह मार्केट में अवेलेबल हों जैसे मेडिसिन अवेलेबल हैं। लेकिन ये बातें सोच में हैं, एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हों। तो ये हमारा एक लेंथी चैप्टर था, आज एंड हुआ। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसमें किसी नए चैप्टर को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।